क्या आपको भी अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट लिखी हुई है या फिर हिमरेजिक सिस्ट? आपके डॉक्टर ने कह दिया है कि इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा अर्जेंट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशि चौहान और आज मैं बात करूंगी आपसे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट क्या होती है? जैसे कि हमें पता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक यूट्रस यानी बच्चेदानी होती है, दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और साथ में होती है दो ओवरी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंडाशय या अंडेदानी। अगर ये सिस्ट यानी ये जो पानी की गांठें हैं, सिस्ट का मतलब होता है पानी की गांठ, अगर ये पानी की गांठें आपकी ओवरीज में यानी अंडादानी में है तो हम इन्हें कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। अंडेदानी बच्चेदानी से बिल्कुल अलग होती है, उनका आपस में कोई वैसा कनेक्शन नहीं होता फिजिकल की चिपकी हुई हो या साथ साथ हो, तो इनकी बीमारियां भी अलग अलग होती है। तो जब भी कोई गांठ अंडेदानी में होती है तो हम उसे मोस्टली सिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये पानी से भरी हुई होती है या ब्लड से भरी हुई होती है। ओवेरियन सिस्ट दो तरीके की हो सकती है, एक होती है फंक्शनल यानी कि जो बनती बिगड़ती रहती है, आपने कराया, आपको सिंपल पानी की गांठ 3 से 4 सेंटीमीटर की मिली, आपने अगली बार अल्ट्रासाउंड कराया आपको नहीं मिली, तो ऐसी कौन सी फंक्शनल सिस्ट होती है? ऐसी सिस्ट होती हैं कुछ, जैसे कि जो ओवुलेशन से पहले मिलती है, जो नॉर्मली 2 to 3 सेंटीमीटर्स की होती हैं और आपने देखा उन्हें अगर रेगुलर फॉलोअप पे तो पता चला वो अपने आप बन भी रही हैं बिगड़ भी रही हैं, नॉर्मली आपकी हेल्थ पे कोई खास असर नहीं डालती। दूसरी फंक्शनल सिस्ट या नॉर्मल सिस्ट होती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। ये यूजुअली तब बनती है जब आपका ओवुलेशन हो चुका है या तो प्रेगनेंसी हो गई है तब बनी हुई मिलती है, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। या फिर कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बनी तो थी लेकिन प्रेगनेंसी फेल हो गई तो ये सिस्ट तब मिल सकती है, बट ये सिस्ट अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, इसका कोई घबराने वाली चीज नहीं है। और क्या होती है फंक्शनल सिस्ट? जैसे कि हिमरेजिक सिस्ट। कई बार आपने देखा कि पेशेंट आई कि मुझे मिड साइकिल ओवुलेशन के टाइम बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसको अल्ट्रासाउंड में बताया हिमरेजिक सिस्ट है। हिमरेजिक सिस्ट यानी ब्लड से भरी हुई गांठ, जो एक्यूटली जो तुरंत तुरंत ब्लीडिंग ओवुलेशन के साथ हुई थी, उससे जो सिस्ट में जो ब्लड भर गया है उसको कहते हैं हिमरेजिक सिस्ट। तो इससे भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट्स आएंगे, मैम हिमरेजिक सिस्ट है, हमें बोला है ऑपरेट कराना है, तो प्लीज हिमरेजिक सिस्ट को कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती। अगर आप यही अल्ट्रासाउंड पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन कराएंगे तो आपको देखने का मिलेगा 95% केसेस में ये सिस्ट डिसॉल्व हो चुकी होती है अपने आप, क्योंकि ये सिस्ट बनती है ओवुलेशन के टाइम पे और पीरियड्स के आते ही ये डिसॉल्व हो चुकी होती है। तो ये जो सिस्ट है सिंपल वाली, ये पीरियड्स के साथ बनती बिगड़ती रहती है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर हमें किन सिस्ट के लिए चिंता करने की जरूरत होती है? अगर कोई सिस्ट आपकी 4 सेंटीमीटर से ऊपर है, ये परसिस्टेंटली प्रेजेंट है, आपने देखा कि अभी भी है और 6 महीने बाद देखा तो भी है, तो फिर हम इसे सिंपल सिस्ट ऑफ ओवरी कहते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड में मेंशन होगा कि ये सिंपल सिस्ट यानी सिर्फ पानी की गांठ है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट यानी कि पानी की गांठों के साथ साथ बीच में कई सारी, एक गांठ के अंदर ही कई सारी छोटी छोटी गांठें। और कॉम्प्लेक्स सिस्ट में कई तरीके की गांठें भी होती हैं, जैसे डर्मोइड सिस्ट जो कंजेनाइटल यानी पैदाइशी होती है। जब आपका बॉडी बच्चा का बन रहा होता है उस समय ओवरीज के अंदर जो टिश्यू होता है वो एक ट्रिपल लेयर, मतलब मेडिकल टर्म्स में होता है कि हमारी बॉडी की जो 3 लेयर्स होती है, इनर आउटर मिडिल, तीनों लेयर्स इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है और जब वो डेवलप करती है तो वो एक डर्मोइड सिस्ट बनाती है। इस सिस्ट की खासियत ये होती है कि इस सिस्ट के अंदर का मटेरियल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब पानी, उसमें बाल मिल सकते हैं, उसमें टूथ मिल सकता है यानी दांत वाला टिश्यू मिल सकता है, तो और चीजी मटेरियल सा होता है, तो इसे कहते हैं डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट एक कंजेनाइटल सिस्ट है, यानी जब से आप पैदा हुए तब से धीरे धीरे बढ़ बढ़ के बढ़ती चली जाती है। इसका कोई सिम्टम हो सकता है आपको आए, कोई सिम्टम ना आए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। जब भी पता चलेगा, हो सकता है ये अल्ट्रासाउंड पे पता चले या फिर कई बार थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है आपको किसी वजह से तो पता चल सकता है। और क्या हो सकती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट? जितने भी सीरस सिस्ट एडिनोमास या म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमास होते हैं, यानी कि मैं एक्चुअली कुछ मेडिकल टर्म्स यूज कर रही हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आए। जब इस सिस्ट के अंदर का मटेरियल पानी है तो हम उसे कहते हैं सीरस सिस्ट एडिनोमा। जब इसके अंदर थोड़ा म्यूकस सा भरा हुआ था, स्टिकी मटेरियल होता है, हम इसे कहते हैं म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। और जब यही मटेरियल डार्क ब्लड, थिक ब्लैक ब्लड की तरह होता है तो हम इसे कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। तो ये सारी सिस्ट के टाइप होते हैं, ये तीनों कॉम्प्लेक्स सिस्ट के रेंज में आती है। तो अगर ये मटेरियल के हिसाब से हम इसका नेचर डिफाइन कर सकते हैं, तो इनमें से भी कोई सिस्ट हो सकती है। अब सीरस सिस्ट एडिनोमास और म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमास एक लेवल के बाद जैसे इनका साइज अगर बढ़ रहा होता है तो इनको सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है। और अगर चॉकलेट सिस्ट की बात करें तो चॉकलेट सिस्ट का ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट कि उसे प्रेगनेंसी चाहिए नहीं चाहिए, या डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एंडोमेट्रियोमा। लास्टली आती है मैलिग्नेंट सिस्ट, यानी जो कैंसरस सिस्ट होती है जिससे सारे लोग डरते हैं। तो कैंसरस सिस्ट का क्या लक्षण होता है? इसका
अगर हम बात करें तो ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जल्दी कोई लक्षण आता ही नहीं है, बट ये रैपिडली ग्रोइंग सिस्ट होती है। हो सकता है इनका साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, या फिर जब भी अल्ट्रासाउंड होगा उसमें ये मेंशन होगा कि इसमें सॉलिड और सिस्टिक मटेरियल दोनों टाइप का मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसके कैंसरस होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जनरली बात करें कि भाई इन सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं, तो जितनी भी ओवेरियन सिस्ट हैं इनका सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका कोई सिम्टम आता नहीं है, आपको नहीं पता चलता कि आपको ओवेरियन सिस्ट है। हो सकता है आपको हल्का पेन हुआ हो, आप अल्ट्रासाउंड कराओ तभी डिटेक्ट हुई हो, या फिर आपको पीरियड्स में थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ जाए, जो भी किसी किसी का सिम्टम होता है तभी डिटेक्ट हो सकती है। और कई बार ये सिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि ये अपनी जगह घूम जाती है, इसे कहते हैं टॉर्जन होना। इस टॉर्जन की वजह से भी कई बार सिस्ट पता लगाई जा सकती है। या फिर कई बार आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आप अल्ट्रासाउंड कराने गए डॉक्टर से, तो पता चला आपको सिस्ट है। बहुत ही रेयर होता है कि सिस्ट की आपको स्वेलिंग फील हो रही है, वो बहुत बड़ी सिस्ट में होता है कि आपको लग रहा है कि मेरे पेट तो काफी बड़ा होता चला जा रहा है, तो वो बहुत ही एनलार्ज सिस्ट होती है, यानी 20 to 25 सेंटीमीटर तक की सिस्ट हो सकती है। इनका साइज जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटा, यानी 1 सेंटीमीटर से लेके 25-30 सेंटीमीटर तक का साइज हो सकता है। आपके पूरे पेट में जैसे पूरा प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उस तरीके से भी ये पेट में भर सकती है। एज तो कुछ सिस्ट होती हैं जो आपकी 20s से पहले ज्यादा मिलती है, कुछ सिस्ट होते ऐसी होती हैं जो आपकी 20 to 40s की एज में ज्यादा मिलती है, और कुछ सिस्ट होती हैं जो आपकी 40s के बाद ज्यादा मिलती है। जिसमें कि अगर हम बात करें बिफोर 20, मेनली आपकी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वाली सिस्ट होती हैं, छोटी छोटी मल्टीपल फॉलिकल्स बने हैं, वो मिल सकती हैं, सिंपल सिस्ट मिल सकती है, हिमरेजिक सिस्ट मिल सकती है, ये आपके अराउंड द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स में ज्यादा मिल सकते हैं। अगर 20 to 40s के बाद में बात करें तो उसमें भी सिंपल सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, ऐसी सिस्ट ज्यादा मिलती है। इस समय भी कैंसर वाली सिस्ट मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। जो कैंसर वाली सिस्ट होती है वो मोस्टली 50 के एज के बाद मिलती है, जब मेनोपॉज आ गया है, या फिर 40 के बाद आपको लग रहा है कि कोई सिस्ट रैपिडली ग्रो करती चली जा रही है, जिससे आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं, तो फिर उस केस में हमें डिटेल इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। मीनोपॉज यानी पीरियड्स बंद होने के बाद जब सिस्ट होती है अगर ओवरी में, तो उनका रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय जब आपकी ओवरीज में कोई एक्टिविटी नहीं थी और आपकी ओवरीज में सिस्ट बन रही है, तो ये एक इंडिकेशन होता है अर्ली की हो सकता है कोई कैंसरस चेंज बॉडी में आ रहा हो। इन्वेस्टिगेशंस क्या है भाई, किस तरीके से इनको पता लगाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप इंसिडेंटली बाय अल्ट्रासाउंड ही पता लगता है कि आप गए किसी और कारण से थे, पता चला आपको सिस्ट है, जिसका आपको कोई लक्षण नहीं था, कुछ नहीं था। या फिर कई बार आपने इनफर्टिलिटी का वर्कअप कराया तो आपको पता चला। तो फर्स्ट मोडालिटी होगी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से इसे क्लियरली डायग्नोज किया जा सकता है कि किस टाइप की सिस्ट है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, हिमरेजिक है, एंडोमेट्रियोटिक है, या कैंसर का रिस्क बता रही है। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है एमआरआई। अगर हमें किसी सिस्ट के नेचर में डाउट हो रहा है कि ये सिस्ट कॉम्प्लेक्स तो दिख रही है, तो ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, तब हम एमआरआई सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एमआरआई ही एग्जैक्ट नेचर बता पाएगी कि ये सिस्ट टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी जा रही है कि टुवर्ड्स नॉर्मल टाइप ऑफ सिस्ट जा रही है। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर की तरफ जा रहा है सिस्ट कि नॉर्मल सिस्ट की तरह, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो टेस्ट यूज होता है वो होता है CA-125। अगर इसके लेवल्स बढ़े पाए गए तो रिस्क ऑफ हैविंग ओवेरियन कैंसर बढ़ सकता है। सो ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, साइज और डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट रिक्वायरमेंट ही इसका ट्रीटमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिंपल सिस्ट है, लेस देन 6 सेंटीमीटर है, तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन और फॉलोअप के लिए छोड़ देते हैं कि एवरी 3 to 6 मंथ आप अल्ट्रासाउंड कराते रहिए। कोई एबनॉर्मल ग्रोथ अगर दिखती है तो हम सर्जरी के लिए प्रेफर करते हैं, या फिर कुछ हार्मोनल पिल्स देते हैं जिससे ये डिसॉल्व हो सकती है। और अगर सिस्ट किसी कॉम्प्लेक्स टाइप की है जिसका साइज कम नहीं हो रहा है, जो परसिस्टेंटली प्रेजेंट है डिस्पाइट योर पीरियड साइकिल्स, और उसका साइज धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ता चला जा रहा है, इन दैट केस सर्जरी इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट। जैसे अब बात करें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के बारे में, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत वेरिएबल होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट को बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए, या उसको पेन ज्यादा है, तो उसके हिसाब से, प्लस उसका साइज क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस करें। क्योंकि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अपने आप में इन सबसे अलग है। वो सिस्ट होती तो ओवरी में है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो आसपास की सारे ऑर्गन्स को आपस में चिपका लेती है, जिसके चलते उसकी सर्जरी के लिए हमें बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है कि हमें करना है, नहीं करना है, या फिर तभी करना है जब उसको रिक्वायरमेंट है।
तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में बात करूंगी, तो आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। और लास्टली आता है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होगी, जैसे मैंने कहा उनका तो सर्जरी हो गया। जो मेलिग्नेंसी वाली सिस्ट होती है, अगर हमने टाइमली डिटेक्ट कर लिया तो फिर उस केस में क्या रहता है कि हम उसको सर्जिकली ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन मेडिकल ट्रीटमेंट का बनता नहीं है। कौन होता है ओवेरियन सिस्ट के रिस्क पर, किसको होती है ओवेरियन सिस्ट ज्यादा? तो पहला, जिसको हिस्ट्री रह चुकी है या इसको बार बार सिस्ट हो रही है उसको हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री हो उसको भी ये हो सकता है। सेकेंडली, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी कि 15 से 45 साल के एज ग्रुप में, जब आपका ओवुलेशन रेगुलर है, क्योंकि ओवुलेशन अपने आप में एक रेगुलर पैटर्न में होने वाली चीज है। अगर इसमें कोई भी डिसऑर्डर होता है तो वो लेके आपको सिस्ट तक ले जा सकता है। जैसे कि पीसीओडी हो तो भी सिस्ट बनती है, इरेगुलर ओवुलेशन हो जैसे मैंने बात किया था उसकी वजह से फॉलिकुलर सिस्ट बन सकती है, या आपका कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बन सकती है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी बन सकती है। और क्या हो सकता है, जैसे कि बॉडी में आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, या फिर आपके मोटापा आ रहा है जिसके चलते आपका कॉर्टिसोल लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। इन सारे केसेस में भी आपकी बॉडी यानी आपकी ओवरी में सिस्ट बनने के चांसेस ज्यादा हैं। आप किसी अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे हैं, जैसे बार बार अंडे बनने की दवाई ले रहे हैं, ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स पे है, या आईवीएफ की साइकिल्स ले रहे हैं, इन दोज केसेस ऑल्सो ये सिस्ट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। प्लस एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के लिए भी कोई खास रीजन नहीं पाया गया। उसमें भी ये देखा गया कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स अगर एबनॉर्मली एक्सेसिवली हाई है तो आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जैसे सिस्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें आपकी एंडोमेट्रियोसिस भी बढ़ती है, प्लस ये सिस्ट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। सो द टेक अवे पॉइंट्स आर कि 90 to 95% जो सिस्ट होती हैं वो बिनाइन यानी नॉन कैंसरस होती हैं, और ये मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, और ये इजीली मैनेजेबल होती हैं। बट अगर आपको मेनोपॉज है और उसके बाद कोई आपको सिस्ट हो रही है, so then it is a danger sign. Please see your doctor as soon as possible. Thank you.